हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सबका स्वागत है आरोग्यम बैच में। आज हमारा 5th लेक्चर हो गया है, 6th लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाओ। ऋतु पाठक और ऑब्स एंड गायने फैकल्टी, प्लेसेंटा का सेकंड पार्ट में लेके आई हूँ। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। चलो, प्लेसेंटा पार्ट 2। आज का क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है, क्या टारगेट है, वो सब हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे क्लासेस को देखेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लेसेंटा पार्ट 2। प्लेसेंटा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बता दिया प्लेसेंटा के बारे में, विलाई के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरी डिटेल में बताया है। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, प्लेसेंटा नेक्स्ट है हमारा टारगेट। कि प्लेसेंटा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लेसेंटा के बारे में क्या पढ़ेंगे इस क्लास में। तो प्लेसेंटा के बारे में हम सर्कुलेशन ऑफ प्लेसेंटा क्या पढ़ेंगे डियर, सर्कुलेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा का फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो बच्चा अपना खाना पीना न्यूट्रिशन सब कुछ लेता है, वो किसकी हेल्प से, कहां से जुड़ा रहता है, मदर से जो वो कनेक्टेड रहता है, कहां से, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है बेबी से, और वो कहां पे जाएगा, प्लेसेंटा के सेंटर से अटैच होता है, और वहीं से वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। समझ में आ रहा है? तो यही टॉपिक, यही सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास के बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विलाई के बारे में बताया था। यस, कितनी विलाई होती है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी विलाई। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी विलाई, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो टर्शरी विलाई है, जो टर्शरी विलाई है उसी को हम वेस्कुलर विलाई बोलते हैं। टर्शरी विलाई इज कॉल्ड एज वेस्कुलर विलाई, स्टेम विलाई। ये जो टर्शरी विलाई है, इसमें कितने दिन पे स्टार्ट होता है, तो मैंने बताया था 17 to 21 डेज पे ये स्टार्ट हो जाता है। 17 आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा। अगर 17 ऑप्शन में नहीं है देन आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जो कि 21 होगा। प्राइमरी विलाई 13 डे पे फॉर्म होता है, और सेकेंडरी विलाई की बात करूं तो वो 15th डे पे फॉर्म हो जाता है, फिर 16th डे पे फॉर्म हो जाता है, और 15th डे पे मदर का जो ब्लड है वो इंटरविलस स्पेस में आ जाता है। विद डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। चलो ठीक है, तो विलाई के बारे में पता चल गया। अब प्लेसेंटा के बारे में क्या खास बातें हैं, प्लेसेंटा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा डायग्राम सबने देखा होगा। प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लेसेंटा, क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ कंपटीशन, एज अ नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, तो ध्यान से समझना। वेट ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना वेट होता है। तो अगर ऑप्शन में 300, 400, 500, 600 आता है, तो हमें एक सेलेक्ट करना है। 500 ग्राम्स का होता है। कितना होता है डियर, 500 ग्राम्स का प्लेसेंटा होता है। और अगर दूसरा ऑप्शन भी आपके पास दिया, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही होगा, बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, ये हमारा क्या होगा, वेट ऑफ द प्लेसेंटा। या तो आप 500 ग्राम्स करोगे या फिर 1/6 ऑफ द बेबी वेट। लेकिन अगर दोनों में, दोनों ही ऑप्शन में आता है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैम दोनों ही ऑप्शन में है, प्लेसेंटा का 500 भी है, ये भी है, तो प्रायोरिटी में किसको करे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में ये सेलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन आप 500 ग्राम्स करेंगे। तो वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो डिमांड कहां पे फुलफिल होगा, उस 4 ऑप्शन में। वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं वही उस क्वेश्चन की डिमांड्स को बेस्ट फुलफिल करे, वही उसका राइट आंसर होता है। उसी की प्रैक्टिस हमें करनी होती है, तभी तो आपको क्वालिटी कंटेंट अगर मिलेगा, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, और नेगेटिव कम करोगे, गलती कम होगी। समझ में आ रहा है? चलो, तो प्लेसेंटा के बारे में आपको समझ में आया। पहला पॉइंट क्या, व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लेसेंटा। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की यहां पे बात करूं, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट करें, अगर हम मेजरमेंट करें तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, बताओ हमें डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा। आप बोलोगे प्लेसेंटा क्या होता है, 15 to 20 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था
ये फिक्स नहीं है कि मैं एक बोल दूं 15 का ही होगा तो सबका प्लेसेंटा 15 सेंटीमीटर के डायमीटर में ही होगा, नहीं, क्योंकि सबका प्लेसेंटा वेरी करता है डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेट ऑफ द फीटस। क्योंकि 1/6 वेट है, किसी कोई बच्चा 3 किलो का है, कोई 2.5 किलो का है, कोई 2 किलो का है, कोई 4 किलो का है, कोई 5 किलो का है, तो सबके प्लेसेंटा में वेरिएंट रहता है, वेरी करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पढ़ा है। तो डायमीटर समझ में आ गया, डायमीटर ऑफ द प्लेसेंटा कितना होगा 15 to 20 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा, तो मुझे बताओ थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है। यहां पे आपने बोला डिस्क शेप का होगा। जो प्लेसेंटा होता है वो सेंटर से थिक होता है और पेरिफेरी से थिन होता है। सेंटर से थिक होता है और पेरिफेरी से थिन होता है। तो अगर आपसे एक वेट पूछा है और ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या 2.5, 4, 3, 1 सेंटीमीटर, कितना वेट होगा, कितना थिकनेस होगा, तो आप एक याद रखना, द एवरेज वेट ऑफ द प्लेसेंटा, एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा। आपसे क्या पूछा गया डियर, एवरेज थिकनेस। और एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा, 2.5 सेंटीमीटर इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा। तो आपको प्लेसेंटा के बारे में समझ में आया क्या, व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लेसेंटा, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, डायमीटर ऑफ द प्लेसेंटा, थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा, एवरेज 2.5 सेंटीमीटर। देखो अब ये जो प्लेसेंटा मैंने बताया है ये प्लेसेंटा है, यस, इसके बारे में ही आप पढ़ रहे हो। अब आपने क्या पढ़ा, प्लेसेंटा का थिकनेस कितना होगा, तो मैंने बोला प्लेसेंटा का जो थिकनेस है एवरेज 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटर से तो 2.5 to 3 सेंटीमीटर होता है, पेरिफेरी से ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होती है। तो सेंटर और पेरिफेरी में ये वेरी करता है थिकनेस, लेकिन एक अगर आंसर करना हो तो 2.5 सेंटीमीटर करेंगे। और कितना थिकनेस हो सकता है मैक्सिमम, तो आप बोलोगे जो इसका मैक्सिमम थिकनेस है, इसका जो मैक्सिमम थिकनेस है वो कहां तक हो सकता है, अप टू 4 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मल बोलेंगे। द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा नॉर्मल कब तक हम बोलते हैं, नॉर्मल कब तक बोलते हैं जब नॉर्मल, या फिर बोलोगे आप मैक्सिमम थिकनेस इसका 4 सेंटीमीटर तक होगा तो हम बोलेंगे ठीक है। लेकिन इफ द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा इज मोर देन 4 सेंटीमीटर देन इट्स कॉल्ड एज प्लेसेंटोमेगाली। समझ में आया मैंने क्या बताया, तो ध्यान से सुनो। देखो प्लेसेंटा भी आ गया आपके सामने, प्लेसेंटा के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा भी आ गया। लास्ट क्लास में दिखाया था मैंने, एकदम फ्रेश प्लेसेंटा है, तो वो अभी भी एकदम फ्रेश ही है, ठीक है। तो इस फ्रेश प्लेसेंटा में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इस प्लेसेंटा के बारे में थिकनेस, क्या पढ़ रहे हैं डियर, थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा। और थिकनेस मैंने बोला है एवरेज कितना होगा, एवरेज आपका 2.5 सेंटीमीटर होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। बट ये इफ द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा, इफ द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा इज मोर देन, thickness of placenta is more than 4 centimeter, then it's called as, then इस टाइप के प्लेसेंटा को हम डियर क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली। अभी बताया था मैंने, क्या बोलेंगे हम, प्लेसेंटोमेगाली बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अभी एबनॉर्मेलिटी पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिंपल आपको बेसिक समझाया जा रहा है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं कि क्या इसका मेजरमेंट रहेगा, नॉर्मल वेट कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, डायमीटर कितना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ द प्लेसेंटा। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, लास्ट पॉइंट देखो क्या था हमारा, थर्ड थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा। और फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द प्लेसेंटा। बताओ कितना वॉल्यूम होता है, यस, वॉल्यूम ऑफ द प्लेसेंटा। वॉल्यूम ऑफ द प्लेसेंटा का मतलब समझ में आ गया होगा, कितना ब्लड, कितना ब्लड इस प्लेसेंटा में रहेगा, तो बिल्कुल याद करने में इजी रहेगा, 500 ml। इस प्लेसेंटा में कितना ब्लड होता है, प्लेसेंटा के अंदर तो 500 ml ब्लड होता है। इस 500 ml में मैटरनल भी होगा और फीटल भी होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इस प्लेसेंटा को बनाने के लिए मैटरनल एंड फीटल दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। तो यहाँ पे 500 में मदर का भी ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड। बताओ किसका ब्लड ज्यादा होगा, मदर का या फिर फीटस का, मैटरनल और फीटल ब्लड, किसका ब्लड यहाँ पे ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे फीटस का। 350 ml
350 ml यहाँ फीटस का ब्लड होगा, जबकि मदर का ब्लड कितना होगा 150 ml। दोनों का पार्टिसिपेशन आपने देखा, मैटरनल और फीटल दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। मदर का पार्टिसिपेशन कम होता है फीटल के कंपैरिजन में, क्योंकि फीटल का पार्टिसिपेशन क्या होगा, ज्यादा। समझ में आ रहा है? फीटस अब इस प्लेसेंटा को बनाने में जो हेल्प कर रहा था वो कौन सा, मदर की साइड से कौन सा पार्ट प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, डेसिडुआ वेसालिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। एंड अगर फीटस की साइड से आप पूछोगे कि बताओ फीटल साइड से प्लेसेंटा को बनाने में कौन हेल्प करता है, तो आप बोलोगे कॉरियोनिक फ्रोंडोसम। कॉरियोनिक फ्रोंडोसम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, कॉरियोनिक फ्रोंडोसम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो दोनों साइड से पता चल गया, मदर से डेसिडुआ वेसालिस, फीटस की साइड से कॉरियोनिक फ्रोंडोसम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। डेसिडुआ वेसालिस, जब मैंने यहाँ पे डेसिडुआ वेसालिस की बात की है तो डेसिडुआ वेसालिस में 20% मदर का पार्टिसिपेशन रहता है एंड 70 to 80% पार्टिसिपेशन किसका रहता है, कॉरियोनिक फ्रोंडोसम मींस फीटस का पार्टिसिपेशन रहता है। और फ्रैक्शन में भी मैंने बताया था 1/5 मदर प्लेसेंटा को 1/5 पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करता है, जबकि ये फीटस 4/5 पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करता है। तो प्लेसेंटा आपके सामने है, प्लेसेंटा अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, मेन इंपॉर्टेंट स्टार बनाना है, इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे मैंने क्वेश्चंस लिखा है, जहां जहां पे मैंने स्टार बनाती जा रही हूँ या फिर आपको बताती जा रही हूँ, वहां पे अपने नोट्स में बना लेना, क्योंकि नोट्स आप ऐसा अच्छा कंटेंट अगर आपके पास रहेगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, और जब क्वेश्चंस करोगे ना और पढ़ा हुआ रहेगा तो क्वेश्चंस करने में भी अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके बैकग्राउंड में आप जो कंटेंट तैयार करते हो, जो उसको पढ़ते हो। कंटेंट अच्छा है ही नहीं, तभी तो एमसीक्यूज जब पढ़ते हो तो क्या लगता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो अच्छा ऐसे रैशनल दिया। रैशनल तो अपने आप बन जाएगा, आपका नोट्स आपका रैशनल है, बस उसकी टेक्निक आपको सीखनी है। उसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको समझना है कि क्वेश्चंस ने डिमांड क्या किया, हमें किस तरह से उसको आंसर्स में प्रेजेंट करना है। वो सारी चीजें प्रैक्टिस करने से होगा। जब आप डेली 200 300 400 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे डेली बेसिस पे, एक दिन में ऐसा नहीं कि एक दिन में 1000 क्वेश्चंस कर लिए और फिर दूसरे दिन एकदम सो गए, 4 दिन फिर कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि भाई क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है? डेली बेसिस 200 कर रहे हो तो डेली 200 करो, और साइड बाय साइड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर फोकस करो, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे बताओ प्लेसेंटा के बारे में चीजें समझ में आ गई। अब ये जो इतना बड़ा आपको प्लेसेंटा दिख रहा है, ये यूट्राइन कैविटी का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये एम्स दिल्ली का क्वेश्चन था। सुना आपने? क्या क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना, कि यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये जो प्लेसेंटा आपको दिख रहा है, ये जो प्लेसेंटा मैंने अभी दिखाया था, ये इस यूट्राइन कैविटी का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बताओ। ये क्या है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है और ये यूट्रस है। यूट्रस में क्या होता है बेबी, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा से ही इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो बताओ कि ये प्लेसेंटा ने इस यूट्राइन कैविटी का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आप ये क्वेश्चन आराम से समझ सकते हो। प्लेसेंटा 30% स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड द 70% स्पेस रिमेनिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। समझ में आया मैंने क्या पॉइंट बताया? ये एम्स दिल्ली का क्वेश्चन था। देखो ये डायग्राम भी याद रखोगे ना तो भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिखूंगी। जो मैंने आपको बताया है इसे नोट डाउन कर लेना। The placenta occupy 30% space of the uterine cavity. प्लेसेंटा और फीटस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? प्लेसेंटा ऑक्यूपाई 30% स्पेस। प्लेसेंटा ऑक्यूपाई 30% स्पेस ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ऑफ द यूट्राइन कैविटी। इस यूट्राइन कैविटी का ये 30% स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड द 70% स्पेस remaining for the growth and development of fetus, growth and development of the
फीटस। समझ में आया? क्या समझ में आया कि ये जो प्लेसेंटा है वो 30% स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड द 70% स्पेस रिमेनिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अब प्लेसेंटा ऐसा कौन सा टाइम, कितने वीक्स पे प्लेसेंटा का वेट और फीटस का वेट एक दूसरे के इक्वल होता है। ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती जा रही हूं, तो ये आप नोट डाउन करते जाना। समझ में आ रहा है? ये आप नोट डाउन करते जाना कि सबसे पहला पॉइंट बताया है कि प्लेसेंटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है कि ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को आपने देखा फीटस के लिए कितना स्पेस रहा, 30% एंड 70%। ये इतना स्पेस रिमेनिंग होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वेट आपने पढ़ा था, कब ऐसा होगा जब प्लेसेंटा और फीटस का वेट इक्वल होगा। द वेट ऑफ प्लेसेंटा, the weight of placenta is equal to the weight of the fetus, weight of the fetus। बता सकते हो? यस, कितने लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में तो आप कुछ भी नहीं डालते। लास्ट क्लास में भी मैंने एक पॉइंट आपको दिया था कि यार बताना, लेकिन इससे पता चलता है कि आप देखते ही नहीं हो। आज इसलिए मैं स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है? आगे मैं इसको डिस्कस करूंगी, आगे लास्ट में आपको बताऊंगी, बट ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप क्लास को अच्छे से देखते हो, पूरा सुनते हो, या बस ऐसे ही चल रहा है। क्वेश्चंस क्या है? बहुत एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। द वेट ऑफ प्लेसेंटा, आपको मैंने अभी वेट ऑफ प्लेसेंटा बताया था 500 ग्राम का होता है, या 1/6 ऑफ द बेबी वेट का होता है। तो ऐसा कौन सा टाइम ड्यूरेशन होता है पूरी प्रेगनेंसी में, कौन से जेस्टेशनल एज में प्लेसेंटा और फीटस का वेट एक दूसरे के इक्वल होगा? ये आपका मैंने होमवर्क दे दिया। हम अपने लास्ट क्लास के लास्ट में होमवर्क देते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया क्योंकि लास्ट में तक आप देखते नहीं हो, पहुंचते नहीं हो और फिर आंसर नहीं करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा में मैंने बोला कि ब्लड सर्कुलेट करेगा मदर का और फीटस का। तो किस रेट से ब्लड सर्कुलेट करता है? द रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेट इन द प्लेसेंटा एंड फीटस में मैटरनल कितना ब्लड होगा? द मैटरनल ब्लड फ्लो इनटू द प्लेसेंटा, maternal blood flow to the placenta maternal blood flow to the placenta, या तो ऐसे पूछ सकते हैं या फिर आपसे बोल सकते हैं यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन at the rate of yes। कितने रेट पे होता है बताओ जल्दी से? जो ये ब्लड मैंने लिखा है मैटरनल ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा या फिर यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, एट द रेट ऑफ, किस रेट से ब्लड सर्कुलेट करता है? तो आप बोलोगे 500 से लेकर 700, 500 टू 600 ml पर आर के हिसाब से ये ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, कितना ब्लड सर्कुलेट करता है? 500 टू 600 ml पर आर, इसके रेट से ब्लड सर्कुलेट करेगा। ठीक है, और यहीं पे अगर फीटल ब्लड सर्कुलेशन पूछा जाएगा, बताओ फीटस का कितना? फीटल ब्लड सर्कुलेट, फीटो प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन, फीटो प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन एट द रेट ऑफ, किस रेट से करता है? तो आप बोलोगे 400 ml पर मिनट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो चीज दी हुई है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि मदर का जो ब्लड फ्लो करता है किस रेट से करता है? मैटरनल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा, फीटस ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन कितने रेट से होता है फीटल का। अब मैंने पहले आपको ब्लड बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कितना वॉल्यूम प्लेसेंटा होता है 500, मदर का कितना होता है 150 ml, बच्चे का कितना, फीटस का कितना होता है 350 ml। लेकिन जो उसकी बॉडी से ब्लड सर्कुलेट करता है वो किस रेट से सर्कुलेट करता है?
समझ में आ रहा है? तो मदर में 500 टू 600, किसी किसी बुक में 500 टू 750 ml भी दिया है, तो आप देख लो यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रायोरिटी में आपको वही करना है। अगर ये नहीं होता है तो दूसरा पॉइंट भी रखना है कि इतना हो सकता है, क्योंकि जैसे नर्सिंग की भी हम गाइड पढ़े तो बहुत सारी बुक्स में सब में अलग अलग रहता है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और फीटो प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन की बात करूं कि बच्चे का ब्लड किस रेट से सर्कुलेट करता है, वो 400 ml के रेट से सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो एक तो ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब जो यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन और फीटो सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन तो आप पीडियाट्रिक्स में पूरा पढ़ोगे ही, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखना। यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन नाम से एकदम क्लियर है कि यूट्रस क्या करता है, प्लेसेंटा को जो ब्लड सर्कुलेट करता है कैसे करेगा। तो यूट्रस को ब्लड सप्लाई किससे होता है डियर, यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी, यूट्रस को ब्लड सप्लाई किससे होता है, यूट्राइन आर्टरी से ब्लड सर्कुलेट होता है। और यूट्राइन आर्टरी ब्लड लेके कहां पे जाता है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेगा। यूट्रस से कहां पे जाएगा डियर, प्लेसेंटा में जाएगा। यूट्रस में पढ़ा था ना, यूट्राइन आर्टरी उसका ब्रांच होता है स्पाइरल आर्टरी, जो कि जाके कहां पे ओपन होता है, इंटरविलर स्पेस में। तो यूट्राइन आर्टरी का जो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी क्या है, स्पाइरल आर्टरी। ये स्पाइरल आर्टरी जाके कहां पे खुल रहा है, ये स्पाइरल आर्टरी जाके आपके इंटरविलर स्पेस में खुल रहा है। और इंटरविलर स्पेस में अब कैसा ब्लड पहुंच गया है, मदर का ब्लड। इंटरविलर स्पेस में किसका ब्लड पहुंच गया है, मदर की साइड से जो ब्लड आया है। और ये ब्लड कैसा होता है डियर, ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो इंटरविलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। यहां से ब्लड किस में जाएगा, प्लेसेंटा में, बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मेथड से ये जो गैसेस है एक्सचेंज होंगे। और ये जो इंटरविलर स्पेस में जो गैसेस है वो कहां पे आ जाएगा, फीटस में। तो फीटस में इसको कौन कैरी करता है, फीटस में ये इंटरविलर में स्पेस में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का गैसेस एक्सचेंज होगा। यहां पे क्या होगा डियर, गैसेस एक्सचेंज होगा। बाय विच मेथड, तो आप बोलोगे बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड। और सिंपल डिफ्यूजन मेथड क्या होता है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा। नहीं पता तो आप लिख लेना जो मैं बोल रही हूं। सिंपल डिफ्यूजन मेथड का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाई है, बच्चे में कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, तो दोनों का क्या होगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसको कैरी करके कौन लेके जाता है, आप बोलोगे फीटस तक उस प्लेसेंटा से क्या निकलेगा, प्लेसेंटा में तो चेंज हुआ, लेकिन वहां से कैरी करके ले जाने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे वहां पे होता है अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरी। यहां अगर मैं बात करूं अम्बिलिकल कॉर्ड की, यहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखना। अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। 4 मंथ्स के बाद अगर हम बात करें, 4 मंथ से पहले पहले 4 होते हैं अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल आर्टरी में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक अम्बिलिकल वेन होता है, दो अम्बिलिकल आर्टरी होता है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, दूसरा कलर ले लेती हूँ, दिखेगा नहीं आपको। ये क्या है आपका अम्बिलिकल अम्बिलिकल आर्टरी। जो अम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। और जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, वो क्या है, अम्बिलिकल वेन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो गैस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, अम्बिलिकल वेन कैरी करेगा। और ये अम्बिलिकल वेन कहां तक लेके जाएगा, उस फीटस तक पहुंचाएगा, उस फीटस तक पहुंचाएगा अम्बिलिकल वेन। और फीटस उसको यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन कैरी करेगा, तो आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अम्बिलिकल आर्टरी कैरी करेगा। और अम्बिलिकल आर्टरी इसको कैरी करके कहां लेके जाएगा,
अम्बिलिकल आर्टरी कैरी करके फिर से प्लेसेंटा में लाके छोड़ देगा। और प्लेसेंटा में फीटस का ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी से जल्दी बताओ। प्लेसेंटा के अंदर फीटस का ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा के अंदर फीटस का ब्लड जो है वो विलाई सिस्टम में होता है। किसमें होता है? विलाई सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें आपको बताया था कि ये डेसिडुआ वेसालिस है, और डेसिडुआ वेसालिस के नियर बाई जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से कॉरियोनिक, ये एक सेकेंड, डेसिडुआ वेसालिस के पास जो इस तरह से होता है वो क्या होगा? विलाइसिन, सिस्टियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बताया था ना लास्ट में, फीटल कैपिलरीज होगा, और फिर फीटस का ब्लड प्रेजेंट होता है। तो यही जो है सिस्टियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म हो गया। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा? फिर इसके अंदर आ जाएगा आपका फीटल कैपिलरीज आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फीटस का ब्लड प्रेजेंट होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं विलाई सिस्टम। ये जो जहां पे फीटस का ब्लड प्रेजेंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? विलाई बोल रहे हैं। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है जहां मदर का ब्लड आपने बोला, यहाँ पे मदर का ब्लड प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी का ब्रांच स्पाइरल आर्टरी है, जो स्पाइरल आर्टरी ब्लड लेके कहां पे डालती है? इंटरविलस स्पेस में। तो ये जो मदर का ब्लड जहां पे प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं डियर? इंटरविलस स्पेस। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरविलस स्पेस में मदर का ब्लड प्रेजेंट होगा और विलाई सिस्टम में फीटस का ब्लड प्रेजेंट होगा। वही मैंने लिखा है कि यहाँ पे फीटस उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके छोड़ देगा, और फिर गैसेस एक्सचेंज मेथड से क्या होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मदर की तरह विलाई सिस्टम से फिर से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होगा। और गैसेस एक्सचेंज होगा तो आप बताओ क्या होगा? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कौन कैरी करेगा? अब यूट्राइन वेन, यूट्राइन वेन आर्टरी लेके आता है, यूट्राइन वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, फिर कहां पे लेके जाता है? इलियक वेन में लेके जाता है। इलियक वेन कहां डालता है? इंफीरियर वेना कावा में डालता है। इंफीरियर वेना कावा कहां पे लेके जाएगा? राइट एट्रियम में डाल देगा, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से मदर के पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड मदर के लंग्स में, और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के थ्रू वो जो डीऑक्सीजनेटेड था वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड मदर की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन रहता है वो कौन सा? यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। मुझे बताओ, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन समझ में आया आपको? ये ब्लड कहां से मदर की बॉडी में यूट्राइन आर्टरी के थ्रू आया और यूट्राइन वेन के थ्रू बाहर चला गया, और फिर वही प्रोसेस जो मदर में एडल्ट में जो सर्कुलेशन नॉर्मल चलता है वही मैंने बताया। तो ये नहीं कि मैम इतना लंबा क्या बोल दिया आपने, कैसे ब्लड बाहर निकला? तो एडल्ट में जो आप पढ़ते हो वैसे ही ब्लड बाहर जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाली है वो आपको ध्यान से समझना है। यूट्राइन आर्टरी ब्लड लेके आता है, उसका ब्रांच स्पाइरल आर्टरी है जो इंटरविलस स्पेस में ब्लड डालेगा, और वहां इंटरविलस स्पेस में मदर का ब्लड प्रेजेंट होता है, और फीटस का विलाई सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज होता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस की तरफ, और वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड प्लेसेंटा में आके मदर की बॉडी की थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो इसे आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, वहां पे अवेलेबल रहता है, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप एडल्ट का सर्कुलेशन पढ़ते हो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है फीटस का सर्कुलेशन। देखते हैं फीटल सर्कुलेशन क्या है। फीटल सर्कुलेशन क्या है? फीटल सर्कुलेशन, अगर मैं यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन की बात करूं तो मैंने क्या बताया? एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और बच्चे में आपने देखा सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कौन कैरी कर रहा था? अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बलाइकल वेन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? सबसे पहले आपके एक ऑर्गन को, सबसे पहले आपके एक ऑर्गन को बाईपास करते हुए आगे जाता है, जिसका नाम क्या है? लीवर। तो बाईपास चैनल अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहला क्या होगा? लीवर को बाईपास करता है। तो अम्बलाइकल वेन से,
अम्बिलिकल वेन से ब्लड, अम्बिलिकल वेन, देखो फीटल लाइफ में क्या होता है, अम्बिलिकल वेन के बीच एक कनेक्टिंग चैनल होता है, यहां पे आपको कनेक्टिंग चैनल को याद रखना है। तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के कावा के बीच में एक कनेक्टिंग चैनल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ उसका नाम, उस कनेक्टिंग चैनल का नाम क्या है? डक्टस वीनोसस। जब दो वेन के बीच में कनेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डक्टस वीनोसस। तो डक्टस वीनोसस अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में, इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग चैनल होता है। और इस कनेक्टिंग चैनल का नाम क्या है? इस कनेक्टिंग चैनल का नाम है, यहां पे मैं लिख रही हूं, डक्टस, डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसस। ठीक है, इसका नाम क्या है? डक्टस वीनोसस। अम्बिलिकल वेन, इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग चैनल जिसका नाम डक्टस वीनोसस है, जो किस ऑर्गन को बाईपास करते हुए आगे आ रहा है? तो लीवर को बाईपास करते हुए आगे आ रहा है। अब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड मुझे बताओ कहां पे जाएगा? तो आप बोलोगे इंफीरियर वेना कावा से तो राइट एट्रियम में आता है, तो यहां पे भी राइट एट्रियम में आ जाएगा। लेकिन फीटल लाइफ में फिर से एक कनेक्टिंग चैनल होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी एक कनेक्टिंग चैनल होता है, और इस कनेक्टिंग चैनल का नाम, इस सेकेंड कनेक्टिंग चैनल का नाम होता है फोरामेन ओवल। इसका नाम क्या है डियर? फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। तो समझ में आया? सेकेंड कनेक्टिंग चैनल किसके किसके बीच में है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में फोरामेन ओवल हमने नाम दिया है। अब ब्लड आगे कहां जाता है देखना, लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। राइट एट्रियम से कहां आएगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट से तो लेफ्ट में कैसे जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है क्या निकलता है डियर? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा। क्या निकलता है डियर? एओर्टा। और यहां से क्या निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्टिंग चैनल होता है, और इस कनेक्टिंग चैनल, इस थर्ड जो दो आर्टरी के बीच में कनेक्शन होगा उसे हम बोलेंगे आर्टीरियोसस। दो वेन के बीच में कनेक्शन होगा उसे बोलेंगे वीनोसस। तो दो वेन के बीच में कनेक्शन था, वीनोसस हो गया। दो आर्टरी के बीच में कनेक्टिंग चैनल है, कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। और एओर्टा के बीच में कनेक्टिंग चैनल है, इस तीसरे कनेक्टिंग चैनल का नाम होता है डक्टस आर्टीरियोसस। क्या नाम है? डक्टस आर्टीरियोसस। तो मुझे बताओ, समझ में आया आपको? तीसरा क्या हो गया? डक्टस आर्टीरियोसस। तो तीसरे कनेक्टिंग चैनल का नाम डक्टस आर्टीरियोसस हो गया। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में ये कनेक्टिंग चैनल होता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में कनेक्टिंग चैनल था डक्टस वीनोसस। इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आया। फीटल लाइफ में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कनेक्टिंग चैनल होता है, जिसे हम फोरामेन ओवल बोलते हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में, यहां से जो भी 2/3 ब्लड होगा, 1/3 ब्लड होगा, वो कहां पे चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। बाकी का 2/3 ब्लड जो है कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहां से 1/3 ब्लड कहां पे चला गया? लेफ्ट एट्रियम में। 2/3 ब्लड राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर जो बचा हुआ ब्लड था फिर से एओर्टा में चला गया, लेफ्ट एट्रियम। क्योंकि बच्चे का लंग, वैसे देखो एडल्ट लाइफ में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां जाता है? लंग्स में जाता है। कहां पे जाता है डियर? लंग्स में जाता है। ठीक है, लेकिन फीटल लाइफ में क्या होता है, ये जो लंग्स होता है वो इमेच्योर होता है। कैसा होता है डियर? इमेच्योर लंग्स होता है। इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये क्या कर पाए, इस इमेच्योर लंग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये गैसेस एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, इसलिए ये इमेच्योर है, नॉन फंक्शनल लंग्स होता है। बाकी का जो बचा हुआ ब्लड होता है वो एओर्टा में चला जाता है, और एओर्टा से फिर बच्चे की पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि एओर्टा के बाद ब्लड कहां जाता है, तो आप बोलोगे एओर्टा के बाद आर्च ऑफ एओर्टा। द ब्रांच ऑफ एओर्टा क्या होता है? आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा में जाएगा। आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड कहां पे जाएगा? थोरेसिक एओर्टा।
थॉरैसिक एओर्टा से कहां पे जाएगा डियर? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से कहां पे जाएगा? जैसे जैसे आपने एडल्ट में पढ़ा है सेम वैसे ही। एओर्टा से आर्च ऑफ एओर्टा, थॉरैसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, फिर वहां से क्या निकलेगा? इलियक आर्टरी निकलेगा, टू एक्सटर्नल टू इंटरनल इलियक आर्टरी में जाएगा। यहाँ पे इसके भी ब्रांच होते हैं बहुत सारे, टू एक्सटर्नल टू इंटरनल, फिर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, फिर अम्बिलिकल आर्टरी। यहां से फिर क्या हुआ? हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, हर पार्ट को ब्लड सप्लाई हो जाएगा जितने भी है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, फिर हम बोलेंगे बाकी जब सारे पार्ट को ब्लड चला जाएगा उसके बाद ये ब्लड कहां पे जाएगा? बताओ। अम्बिलिकल वेन से अंदर आया, बाहर किससे जाएगा? अम्बिलिकल आर्टरी में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? अम्बिलिकल आर्टरी में आ जाएगा, और अम्बिलिकल आर्टरी से फिर ब्लड कहां पे जाएगा? अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा में चला जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा फीटल सर्कुलेशन। और फीटल सर्कुलेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डक्टस वीनोसस, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टरियोसस। इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखना, सबसे पहले है डक्टस वीनोसस। ठीक है, पीडिया पढ़ते हो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस पढ़ते हो, पेटेंट डक्टस वीनोसस पढ़ते हो, तो ध्यान से देखना। डक्टस वीनोसस का मतलब सबसे पहले कनेक्टिंग चैनल किसके किसके बीच में था? क्या लिखोगे भाई? कनेक्टिंग चैनल किसके किसके बीच में था? तो कनेक्टिंग चैनल होता है, यहां पे हमने क्या बोला? अम्बिलिकल वेन के बीच में। अम्बिलिकल वेन से ब्लड कहां की तरफ जाता है? अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना कावा की तरफ जाता है। पहला कनेक्टिंग चैनल डक्टस वीनोसस में। ये किसको बाईपास करता है? बाईपास किसको करता है? तो अभी मैंने बताया था बाईपास ऑर्गन का नाम लीवर होता है, लीवर को बाईपास बाईपास करता है। थर्ड पॉइंट होता है इसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कब होती है? तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो जस्ट आफ्टर बर्थ सबकी हो जाती है। जस्ट आफ्टर बर्थ ही सबकी क्लोजिंग हो जाती है, विद इन 5 मिनट्स। अगर मैं बात करूं विद इन 5 मिनट्स क्या होगा? सबकी क्लोजिंग हो जाएगी। और अगर यहां पे बात की जाए एनाटॉमिकल क्लोजिंग की, वो सबका डिफरेंट होता है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग सबका डिफरेंट अपना अपना होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। वैसे ही अगर डक्टस विनोसस की बात करें तो ये कब होता है? 1 वीक में क्लोजिंग हो जाती है, या फिर आप बोलोगे 7 डेज में इसकी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, डक्टस विनोसस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बताओ इसके रेमिनेंट को क्या बोला जाता है? व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ डक्टस विनोसस? तो आप बोलोगे डक्टस विनोसस के रेमिनेंट को हम बोलेंगे लिगामेंटम विनोसम। क्या बोलेंगे डियर? लिगामेंटम वीनोसम। समझ में आया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबके बारे में मैं बता रही हूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोजिंग कब होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनाटॉमिकल क्लोजिंग का, क्योंकि देखो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग तो सबका सेम है, यहां से क्वेश्चन बनता नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो एनाटॉमिकल क्लोजिंग का बनता है। उसके ड्रेमिनेंट को क्या बोलते हैं ये पूछा जा सकता है। बाईपास चैनल क्या है, कौन से ऑर्गन को बाईपास करता है और किसके बीच में होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपके आगे पीडियाट्रिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसस में सबसे पहला पॉइंट कि किस बाईपास चैनल, इस बाईपास चैनल को देखें तो किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? दिस बाईपास चैनल्स प्रेजेंट बिटवीन। तो आप बोलोगे अरे ये तो दो आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है, यहां पे कौन सा आर्टरी था? पल्मोनरी आर्टरी। यस, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, किसके बीच में था? ब्लड कहां से? पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा की तरफ जा रहा था, यहां पे प्रेजेंट था। क्लियर है? तो बाईपास चैनल हो गया। सॉरी, ये यहां से मैं हटा रही हूं, बाईपास चैनल नहीं है, सॉरी सॉरी। यहां पे क्या होगा आपका? बाईपास चैनल नहीं है, थोड़ा सा जो है करेक्ट करने लग। किसके बीच में प्रेजेंट होता है? डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट बिटवीन,
प्रेजेंट बिटवीन, तो ये किसके बीच में प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में। बाईपास चैनल, तो यहाँ पे क्या, वहां बाईपास चैनल क्या था वीनोसस में, वहां लीवर था, और यहाँ पे बाईपास चैनल किसको बाईपास करते हुए जाता है? तो यहाँ पे बाईपास करता है लंग्स को। किसको बाईपास करता है? कौन से ऑर्गन को बाईपास करता है? लंग्स को बाईपास करता है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग। बताओ फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कब होगी? तो आप बोलोगे अगर मैं फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग की बात करूं तो ये भी जस्ट आफ्टर बर्थ हो जाता है, सबका जस्ट आफ्टर बर्थ सब क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आप एनाटॉमिकल क्लोजिंग की बात करोगे तो ये सबका डिफरेंट होता है, और इसीलिए एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होगी, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग डक्टस आर्टरियोसस की कब होती है? 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ऐसे याद रख सकते हो। तो हम यहां बोलते हैं 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ, 1, लेकिन 1 मंथ भी नहीं, आप 1 to 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स इट्स नॉर्मल। 3 मंथ्स तक भी अगर किसी का आ रहा है तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अप टू 3 मंथ्स नॉर्मल होता है, तो हम इसीलिए रेंज क्या लिखते हैं? 1 to 3 मंथ्स। याद करने के लिए ट्रिक बनाए तो उसके लिए अच्छा है 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर, बट यहां पे क्या होगा? 1 to 3 मंथ्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? रेमिनेंट। रेमिनेंट बताओ, तो आप बोलोगे इसका रेमिनेंट होता है लिगामेंटम आर्टीरियोसम। लिगामेंटम आर्टीरियोसम। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? तो अपना काम करते रहो, कर्म करते रहो। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूं, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो बहुत मुश्किलें बहुत सारी आती है, सबके लाइफ में परेशानी होती है, इसका मतलब नहीं होता है हम उससे भाग जाएं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे तो सब कुछ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको लड़ना नहीं है, सॉरी डरना नहीं है, और घबराना नहीं है कि यार इतना सारा सिलेबस सब कुछ कैसे होगा। जब पढ़ोगे तो सब आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक दिन में नहीं होता, उसके लिए मैंने आपको बोला है डेली प्रैक्टिस, डेली पढ़ाई करनी पड़ती है ना। चलो, तो डक्टस आर्टरियोसस के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगी फोरामेन ओवेल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोरामेन ओवेल। और फोरामेन ओवेल के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन। प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में प्रेजेंट होगा? तो आप बोलोगे ये राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है, तो ये आरे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है फोरामेन ओवेल। बाईपास चैनल किसको बाईपास करता है? बाईपास चैनल, बाईपास ऑर्गन क्या होगा? लंग्स होगा। बाईपास ऑर्गन कौन सा होगा डियर? लंग्स होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं कि फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग बताओ, तो मैंने बताया है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कब हो जाता है? जस्ट आफ्टर बर्थ। तो ये भी जस्ट आफ्टर बर्थ इसकी क्लोजिंग हो जाती है, जस्ट आफ्टर बर्थ इसकी क्लोजिंग हो जाती है। और अगर मैं एनाटॉमिकल क्लोजिंग की बात करूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था वो सबका डिफरेंट भी होता है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग में 1 ईयर का टाइम लगता है। कितना लगता है? पूरे 1 साल, 1 ईयर का टाइम लगेगा एनाटॉमिकल क्लोजिंग में। और फिर इसके रेमिनेंट को हम क्या बोलेंगे? तो एनाटॉमिकल क्लोजिंग होता है, उसके बाद उसके रेमिनेंट को हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवैलिस। यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके बारे में? जो मैंने कनेक्टिंग चैनल्स आपको बताया था, कनेक्टिंग चैनल्स के बारे में था कि फोरामेन ओवेल के कनेक्टिंग चैनल्स किसके किसके बीच में होगा? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होगा। बाईपास चैनल लंग्स को बाईपास करता है। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग जस्ट आफ्टरवर्ड सारे ही चैनल का हो जाता है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग में टाइम लगता है, इसमें 1 साल का टाइम लगेगा फोरामेन ओवेल में, और इसके रेमिनेंट को हम फोसा ओवैलिस बोलेंगे। ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन मैंने आपको बताया है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अम्लाइकल आर्टरी अम्लाइकल वेन में पूछा जाए तो याद रखना अम्लाइकल आर्टरी
और अम्लाइकल वेन में सबसे पहले अम्लाइकल आर्टरी की क्लोजिंग होती है, अम्लाइकल वेन की क्लोजिंग लास्ट में, बाद में होती है। अगर इन दोनों में पूछा जाता है कि बताओ अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन में सबसे पहले क्या क्लोज होगा, आर्टरी क्लोज हो जाता है। वेन में से जब आप क्लीन करते हो, जब प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करते थे, उसमें ब्लड आता आपको दिखाई देता है। क्लियर है? चलो, इसके बारे में तो आप वैसे पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे, पूरा डिटेल में आपको डिसऑर्डर्स भी पढ़ाया जाएगा, कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ हार्ट डिजीज में भी आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, अगर मैं प्लेसेंटा के फंक्शंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्या है डियर? रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। रेस्पिरेटरी फंक्शन का मतलब क्या है? गैसेस एक्सचेंज होना, जो कि हम बोलते हैं प्लेसेंटा मतलब मदर से कहां पे जाता है, फीटस की तरफ। प्लेसेंटा ही एक है, मदर से फीटस में जाएगा, क्या जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन मदर में है। बट फीटस से मदर की तरफ क्या आता है, फीटस से मदर की तरफ जो आता है उसे हम बोलते हैं CO2। तो इस तरह से O2 और CO2 गैस जो है वो एक्सचेंज होता है, और जिस मेथड से होता है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज बाय द, गैसेस एक्सचेंज इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। gases exchange is the important function of the placenta, respiratory function of the placenta, gases exchange by the simple diffusion method। अभी जो मैंने आपको बताया था किस मेथड से होगा डियर, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होगा। तो सिंपल डिफ्यूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे बात करूं, व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, इज द न्यूट्रिशनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। न्यूट्रिशनल फंक्शन, खाना पानी तो चाहिए ना, अरे खाना पानी चाहिए कि नहीं। न्यूट्रिशनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, न्यूट्रिशनल फंक्शन में क्या होता है, कैसे खाना पानी, खाना पानी कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मदर खाना खाया, अरे तूने मिठाई के रसगुल्ले खा ले बच्चा भी खाएगा, ऐसा नहीं है कि वो रसगुल्ले सीधे बच्चे फीटस तक पहुंच जाएगा, नहीं। वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो एनर्जी मिलती है, जो प्रोटीन होता है, वो सब जो है बच्चे तक जाएगा, जिससे बच्चे की ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं कि आपने जो खिलाया वो डायरेक्ट आपके बच्चे तक पहुंच रहा है, नहीं। न्यूट्रिशनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा क्या होता है, सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इससे पीजीआई चंडीगढ़ ने भी क्वेश्चन पूछा था, तो देख लेना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लूकोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ याद रहे ना रहे, ग्लूकोज को जरूर से जरूर याद रखना। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन किस मेथड से होता है, बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेथड। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन टू द फीटस, to the fetus by facilitate diffuser, facilitate diffuser। और facilitate diffusion होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है डियर, कैरियर मीडिएटर प्रोटीन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैरियर मीडिएटर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं GLUT1। क्या बोलते हैं, GLUT1। ठीक है, इसकी हेल्प से ही ग्लूकोज जो है मदर से फीटस तक जाता है, इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे और भी होता है, एमाइनो एसिड प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है डियर, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये फीटस तक जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो आपने ये बता दिया कि ग्लूकोज का अमाइनो एसिड, या फिर जैसे प्रोटीन का पूछ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, या फिर अगर आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसका ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो कैसे बच्चे तक पहुंचते हैं, कौन से होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, विटामिन बी एंड विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ADEK। ADEK क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, विटामिन बी एंड विटामिन सी इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से फीटस तक जाते हैं, और यहाँ पे मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है।
मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। मिनरल्स में आपका आ गया, कौन से मिनरल्स को अगर कैटेगरी में डिवाइड करें तो जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, ये सब है, ये तो बाय सिंपल डिफ्यूजन होगा। बाकी के जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में अगर मैं बात करूं, अगर स्टार मार्क करने की जरूरत पड़े तो वो आप ग्लूकोज और अमाइनो एसिड पे लगा लेना। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में किसकी हेल्प चाहिए, क्या जरूरत पड़ता है, एटीपी। ट्रांसपोर्टेशन टू द फीटस, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फीटस तक, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें ग्लूट कैरियर, सीएमपी क्या है, आप बोलोगे ये सीएमपी का फुल फॉर्म तो बताओ, ये है कैरियर मीडिएटर प्रोटीन, जिसकी हेल्प से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रिशनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, और थर्ड होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। जो एक्सक्रीशन भी होता है वो भी यहां से होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बच्चे की तरफ से आएगा वो मदर के सर्कुलेशन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पॉटी किया, सुसु किया, वो ऐसा नहीं होता। जो भी वेस्ट, जैसे आपने देखा वेस्ट प्रोडक्ट में क्या है, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी मदर सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। इसी तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो मदर सर्कुलेशन से आउट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का एक ये भी काम होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन, न्यूट्रिशनल फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा क्या है? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसप्लेसेंटल रूट से मदर से फीटस में ट्रांसपोर्ट होता है। एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। IgG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इस पे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बनाना है कि मदर से फीटस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जाता है उसका नाम क्या है। तो आप बोलोगे IgG। IgG इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। IgG ट्रांसप्लेसेंटल रूट से ट्रांसपोर्ट टू द फीटस, ट्रांसपोर्ट टू द transfer to the fetus by transplacental route। ट्रांसप्लेसेंटल रूट, ठीक है। ट्रांसप्लेसेंटल रूट से ये ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर टू द फीटस बाय द ट्रांसप्लेसेंटल रूट। तो यहां पे तीन होते हैं, GAMDE। तो ये क्या है, IgA, IgM, IgD, IgE। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा आपका IgA भी पूछा जा सकता है। IgA के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं बता देती हूँ। IgA ये क्या है, सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है। जैसे आपसे पूछा जाएगा बताओ ब्रेस्ट मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल में क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होगा सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम बोलते हैं IgA, या फिर नाम आ सकता है अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या आ सकता है, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसे हम क्या बोलते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। M से क्या होता है, M से होता है मिलीम्यू। क्या होता है, मिलीम्यू होता है। D से क्या होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। E से क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो M होता है इसका हाईएस्ट, अगर एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना पड़े तो इसका सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मैं आपके नॉलेज के लिए वैसे बता देती हूँ, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है डेल्टा। ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस ऑफ द सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर एप्सिलॉन की बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा ये एलर्जिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एलर्जिक कंडीशन में प्रेजेंट होगा। और हमारे एग्जाम के लिए IgA, IgG दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है। इज अ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्या है ये डियर, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूं, कितने फंक्शन हो गए हमारे, 4 फंक्शंस हो गए। फिफ्थ फंक्शन में बता देती हूं, फिफ्थ इज द हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा।
अगर हम हार्मोनल फंक्शन की बात करें तो ये आज की क्लास में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। हार्मोन्स को तो हमें डिटेल में पढ़ना होगा, तो इसके लिए मैं अलग से मतलब शॉर्ट वीडियो में एक रिकॉर्ड कर दूंगी जिसमें सारे हार्मोन्स के बारे में, जितने भी प्लेसेंटल हार्मोन्स है वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्लास के अंदर करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ क्या क्या हमें पढ़ना होता है इसमें। क्या हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा है? तो हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा की बात करूं तो ये हार्मोन्स, मतलब समझ रहे हो ना, प्लेसेंटा भी हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसे हमने हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा बोला है। और ये कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करता है? प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन होता है, जो प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। तो देखते हैं कौन सा प्रोटीन नेचर हार्मोन है। The protein nature hormone secreted from the placenta and the steroid nature hormone secreted from the प्लेसेंटा। तो जो स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन होता है, आपने नाम पहले सुना होगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा डियर? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये आपका स्टीरॉयड नेचर हार्मोन है। ठीक है, अगर मैं प्रोटीन नेचर हार्मोन की बात करूं तो कौन सा होता है? HCG, HPL, HCG हो गया, HPL हो गया, पप्पा हो गया, इनहिबिन हो गया, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, या फिर आपका इनहिबिन हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके प्रोटीन नेचर हार्मोन है एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एससीजी। ठीक है, तो इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है कि एससीजी का हाफ लाइफ कितना होता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एससीजी, एससीजी कब अपने पीक लेवल पे होता है, और क्या कारण होता है प्रेगनेंसी होते ही फीमेल को वॉमिटिंग आना। कहते हैं ना कि अरे वॉमिटिंग आ गई, जैसे आपने न्यूज उसमें भी देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, अरे वॉमिटिंग, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। क्यों? क्योंकि वॉमिटिंग आ रहा है, वो सीधा क्या कहते हैं, कंफर्म कर देते हैं प्रेगनेंसी है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वॉमिटिंग होने से कंफर्म नहीं करेंगे, कंफर्मेशन के लिए आगे देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमें एससीजी को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से फीमेल को नॉजिया एंड वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, एचसीजी के बारे में। और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्लेसेंटा से कब सिक्रीट होता है, और प्लेसेंटा से कब सिक्रीट होता है, उससे पहले कौन सिक्रीट करता है। क्योंकि प्लेसेंटा के बारे में एक चीज और आप इसमें ऐड कर लेना, क्या डियर? देखो एक इंपॉर्टेंट, जब कहा गया प्लेसेंटा बना था ना, वहीं पे लिखूंगी प्लेसेंटा बनना कब स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब होता है। देखो अगर प्लेसेंटा के बारे में पूछा जाए, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है? 6 वीक पे, और प्लेसेंटा बन के कंप्लीट कब हो जाता है? तो प्लेसेंटा स्टार्ट होता है आपका 6 वीक पे, और प्लेसेंटा कंप्लीट कब हो जाता है? 12 वीक्स पे। समझ में आया? प्लेसेंटा कब बना? 6 वीक पे बना, कंप्लीट कब हुआ? 12 वीक्स पे ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम इसको कब तक सिक्रेट करता है? अप टू 12 वीक्स तक। आप बोलते हो 10 to 12 वीक्स कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और आफ्टर 12 वीक्स आफ्टर 12 वीक्स प्लेसेंटा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन प्लेसेंटा से कब होता है? प्लेसेंटा सिक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। कितने वीक के बाद डियर? आफ्टर 12 वीक्स ये क्या करेगा? किसका सिक्रीशन करेगा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोनल फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। कुछ एंजाइम्स भी हैं जो कि प्लेसेंटा सिक्रेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, बैरियर फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्योंकि बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया क्या होता है? हार्डली क्रॉसेस द प्लेसेंटा, बट द वायरस इजीली क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है, और जितने भी ड्रग्स हम मदर को देते हैं प्रेगनेंसी में, वो ड्रग्स भी क्रॉस करके बच्चे तक पहुंचेगा, और जो बच्चे में पहुंच के एनोमलीज को कॉज करता है, बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज को कॉज कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेरेटोजेनिक ड्रग्स। इसीलिए टेरेटोजेनिक ड्रग्स स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें नहीं देना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी प्लेसेंटा के बारे में मैंने बताया, सर्कुलेशन बताया, फीटल सर्कुलेशन बताया, और फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा को मैंने बताया है, उसे याद करना। नोट्स आपको हमारे ऐप पे, आरोग्यम बैच का जो ऐप है वहां पे आपको मिल जाएगा।
और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, जिससे कि हम कोशिश करेंगे, अगर बहुत ज्यादा डाउट आएंगे तो फिर लाइव क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होने हो जाएंगी। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके कितने सारे डाउट्स हैं, क्या है। बाकी आपका नोट्स जो है, नोट्स की क्वेरी, डायग्राम्स, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हो गया क्लास एंड करते हैं।